नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम लेकर आए हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक जो सबसे पहले कक्षा 10 में भी काम आएगा और कक्षा 12 में भी काम आएगा। और वो टॉपिक है अपना भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण और लिपि। अब देखिए, कक्षा 10 हो या 11 हो या 12 हो या कक्षा 9, हर में भाषा, व्याकरण और लिपि ये टॉपिक है। सबसे पहले जो है हम व्याकरण शुरू करते हैं तो ये वाला जो टॉपिक है और आता है, क्योंकि इसमें अपन को पता चलता है कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है और लिपि क्या होती है। उसके बाद की बातें हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो अलंकार वगैरह है वो सारी की सारी बाद में की बातें हैं। तो हम यहाँ पर जो है, क्योंकि तीनों को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, इस भाषा को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है भाषा। अब कोई सा ही टॉपिक पढ़ो, हम सबसे पहले उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा होती क्या है। क्योंकि हम इतना नाम तो सुनते हैं कि भाई तेरी भाषा ये है और तेरी भाषा ये है, लेकिन भाषा चीज़ क्या, वास्तव में भाषा की परिभाषा क्या है। तो इस भाषा की परिभाषा के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो परिभाषा क्या होती है भाषा की, कि कोई भी व्यक्ति हो अपने मन के भावों और विचारों को जब एक दूसरे तक पहुंचाता है और पहुंचाने का जो माध्यम होता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे हम भाषा के प्रकारों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा की क्या पढ़ेंगे हम, परिभाषा पढ़ेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो व्यक्ति अपने मन के भावों, व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे, और यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा रुक रहे, विराम ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अपन अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। उसे क्या कहेंगे, भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। अपन ने यहाँ पर भाषा की परिभाषा समझ ली है कि व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये भाषा की जो है वो परिभाषा हो गई। जैसे मैं यहाँ पर जो है आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे मन में विचार आया कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को क्या पढ़ाऊँ, भाषा, व्याकरण और लिपि। तो मेरे मन में भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित और लिपि से संबंधित मेरे मन में कुछ विचार आए और उन विचारों को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मेरा पहुँचाने का जो माध्यम है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, किस प्रकार आप तक विचारों को पहुँचा रहा हूँ, तो वो विचार क्या कहलाता है, अपना भाषा कहलाता है। अब बताओ जो है, मैं एक प्रकार से तो आप तक विचारों को पहुँचाने का कार्य नहीं कर रहा, मैं यहाँ साथ साथ में बोल भी रहा हूँ और साथ साथ में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। तो आप लोगों को समझना है कि भाषा जो है वो कितने रूपों में अपन को मिलती है, या भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं जी, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। तो अपने परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा होती है ना, कक्षा 10 की है, जैसे कक्षा 12 की है, तो महत्वपूर्ण जो कक्षा 12 के लिए जो टॉपिक है, कक्षा 12 में जो है, यदि अंक बार की बात करें ना, तो ये कितने नंबर का टॉपिक है, 2 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का टॉपिक है ये, 2 नंबर का टॉपिक है ना। तो 2 नंबर के टॉपिक में है, ऐसा कोई सा भी जो है क्वेश्चन अपन को ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से आएगा नहीं। मैं यहाँ पर जो बताऊँगा कि किस प्रकार से है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए कितने प्रकार से मैंने अपने मन के भावों और विचारों को आप तक पहुँचाया, 2 प्रकार से। एक तो बोलकर मेरे मन के भावों विचारों को आप तक पहुँचाया, और दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है साथ साथ में, तो ये मेरा लिखित रूप हो गया। और जब मैं बोलकर प्रकट कर रहा हूँ तो मेरा कौन सा हो गया, जो मौखिक रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया। तो हमारे को ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है, ये तो सामान्य जो जानकारी है, ताकि हम व्याकरण अच्छे से आगे समझ सके। क्योंकि व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें आएगी, उनकी परिभाषा में नए नए शब्द आएंगे, तो अपन को पता होना चाहिए कि वास्तव में वो शब्द है क्या,
उस शब्द के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने लिखा कि इस भाषा के जो प्रकार, आप उदाहरण तो समझ गए, क्योंकि उदाहरण लिखने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण क्यों लिखेंगे, उदाहरण नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपन ने सीधा सा ये समझ लिया कि मैं बोलकर मेरे मन के भाव विचारों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने कहा कि जो राकेश है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो मेरे मन में भाव आया कि राकेश क्रिकेट खेल रहा है, तो मेरे मन के भाव विचारों को आप तक पहुँचाया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका भाषा कहलाएगा। चलिए जी अपन लेते हैं इसके जो भाषा के प्रकार, और भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाषा के मुख्यतः दो रूप। मैंने रूप क्यों लिखा है, क्योंकि अधिकतर जो परीक्षा में और पूछा जाता है तो भाषा के मुख्य रूपों के बारे में पूछा जाता है कि भाषा है किन किन रूपों में है अपन को मिलती है। तो हम कहेंगे भाषा जो है दो रूपों में मिलती है, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित भाषा में मिलती है। तो हम इसके साथ साथ में इसके मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ प्रकार, क्योंकि अपने जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह में एक चिन्ह ये भी है कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह के अंदर क्या अपन को समझा है कि कोई सा भी शब्द हो, यदि उसके साथ साथ और चीज़ भी समझाना चाह रहे हैं या उसका अर्थ समझाना चाह रहे हैं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं। तो भाषा के मुख्यतः कितने रूप हो गए, दो रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं जी, दो रूप होते हैं। मेरी जो बात है यहाँ पर वाक्य है समाप्त नहीं हुआ, साथ साथ में मैं आगे भी बताना चाहूँगा कि भाषा के जो दो रूप कौन कौन से होते हैं वो आगे यहाँ पर बताऊँगा, तब जाकर अपनी बात है और वो कंप्लीट होगी, समाप्त होगी। इसलिए मैं यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाऊंगा, आपका निर्देशक चिन्ह लगाऊंगा, ताकि इससे आपको पता रहेगा, ताकि इससे आपको क्या है पता रहेगा कि भाई ये आगे की तरफ निर्देश कर रहा है कि भाषा के जो दो मुख्य रूप है वो कहाँ पर है, नीचे दिए गए। कहाँ पर दिए गए, नीचे दिए गए। इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जी, निर्देशक चिन्ह लगाया, और यहाँ पर भी ये निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे जो है क्योंकि कई जो अध्यापक है और कई भी जो विद्यार्थी है वो इन चिन्हों का प्रयोग है थोड़ा सा उचित नहीं करते, सही ढंग से नहीं करते, इसलिए मैं साथ साथ में क्या है आपको छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं और वो है वो बताता जाऊँगा। अब आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर जो है भाषा के मुख्यतः जो दो रूप होते हैं, इसमें ये होते हैं, इसमें मैं यहाँ पर बिंदी लगाऊंगा और कभी कभार बिंदी नहीं लगती है। तो ये अपनी मर्जी नहीं होती है कि कभी तो अपन ने बिंदी लगा ली और कभी बिंदी नहीं लगा रहे अपन, ये अपनी मर्जी का काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है या ये बहुवचन है, क्योंकि भाषा के कितने रूप होते हैं अपन उन रूपों के बारे में बता रहे, दो है। बहुवचन के लिए यहाँ पर बिंदी लगेगी और एक वचन के लिए किसी प्रकार की कोई बिंदी नहीं लगेगी। देख लो यहाँ पर भाषा कहते हैं मैंने बिंदी नहीं लगाई और यहाँ पर लगाई है, क्योंकि हिंदी में छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं रखेंगे तो अपने वहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबको है आता तो है ही, लेकिन वो क्या है छोटी छोटी चीज़ों की गलती कर देता है, तब वहाँ उसके नंबर कट जाते हैं। चलो यहाँ देखते हैं अपन आगे। भाषा के जो दो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे भाषा का जो पहला प्रकार है, और वो पहला प्रकार कौन सा होता है, वो कहेंगे हम मौखिक भाषा। कौन सा होता है जी, मौखिक भाषा होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा मौखिक भाषा। दूसरा भाषा का प्रकार लिखा मैंने लिखित भाषा। अब लड़कों के भी ये समस्या हो गई कि सर जी तो दो ही प्रकार बता रहे, और भाषा के तो हमने तो 3 सुने, हमारे अध्यापकों ने भी 3 पढ़ाए, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तीसरा भेद है यहाँ पर आपको बताऊंगा, और तीसरा जो अन्य इसका प्रकार है, और वो अन्य में लिया जाता है मौखिक, जो मुख्य के रूप में यदि पूछा जाता है तो आप 2 ही प्रकार बताएंगे, लेकिन एक अन्य के बारे में पूछा जाता है ना तो फिर अन्य प्रकारों के गिनती में लेंगे, और वो कौन सा हो जाएगा जी, आपका सांकेतिक भाषा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। तो साथ साथ में उसको भी लिखेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो बेचारा नाराज हो जाएगा और परीक्षा में कहीं पूछा जाएगा तो समस्या हो गई ना अपने लिए, इसलिए उसको साथ साथ में हम लिखेंगे। चलो लिख दिया। भाषा का एक अन्य रूप, भाषा का एक अन्य रूप कौन सा होता है जी, सांकेतिक भाषा होता है। सांकेतिक भाषा होता है। अब देखिए जो अन्य रूप है जो सांकेतिक भाषा होता है तो वो कैसे होता है। देखिए व्यक्ति उसमें ना तो बोलेगा और ना ही लिखित में अपना विचार प्रकट करेगा। जैसे अपन देखते हैं ट्रैफिक जो चौराहा होता है, और ट्रैफिक चौराहे पर जैसे 3 बत्तियां लगी होती हैं, वहाँ पर किसी प्रकार के कोई विचार नहीं लिखे होते, 3 बत्तियां लगा दीजिए यहाँ पर, और ये वाला जो ट्रैफिक चौराहा है आपको ट्रैफिक चौराहे पर जो बत्तियां लगा देती हैं,
एक यहाँ बत्ती है, एक यहाँ पर बत्ती है और एक तीसरी कहाँ पर बत्ती है, यहाँ पर बत्ती है। अपन ने कह दिया जैसे ये लाल हो गई, कौन सी हो गई जी, लाल हो गई। दूसरी कौन सी हो गई आपकी, पीली हो गई। कौन सी हो गई आपकी, पीली हो गई। और तीसरी आपकी बत्ती कौन सी हो गई, वो हो गई हरी। कौन सी हो गई जी, हरी हो गई। अब आप बताइए लाल, पीली और हरी, जब भी अपन यहाँ से इस चौराहे पर गाड़ी लेकर जाते हैं, जैसा आपका ये चौराहा है, इस चौराहे पर हम इधर से जा रहे हैं और इधर से अपन को ये दिखाई दी कि कौन सी बत्ती है, यहाँ पर लाल बत्ती जल रही है, तो बताइए हम वहाँ रुकेंगे या आगे चलेंगे। हम इनके विचारों को हम समझ गए, क्योंकि ये संकेतों के माध्यम से कुछ विचार प्रकट कर रही है। ये जो बत्ती है ना, संकेत के माध्यम से क्या कर रही है, विचार प्रकट कर रही है। ये अपन को बत्ती संकेत दिया कि अब आपको रुकना है, आगे नहीं जाना है, तो संकेत अपन को मिला वहीं रुकने का, अपन को वहीं रुकने का संकेत मिला। बताओ यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था क्या कि आपको है अब रुकना है, आगे खतरा है, या आगे भाई दूसरी गाड़ियाँ हैं वो निकल रही है, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन अपन समझ गए उस बत्ती को देखकर। फिर वहाँ पर जली बत्ती जो है, पीली बत्ती जली हुई है। अब यहाँ पर आपको है तैयार होना है कि अब भाई है जो हरी बत्ती है जलने वाली है और आपको क्या होना है, तैयार होना है। तो आप तैयार हो जाएंगे, ये बत्ती जली हुई आपको नजर आएगी ना तब। अब मान लो ये दोनों बत्ती हैं और बंदर ये वाली बत्ती जल गई और हरी बत्ती, अब आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो बताओ इन बत्तियों के माध्यम से आपको क्या मिला, संकेत मिला। और बताओ इनके जो विचार है आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, पहुँच गए। तो बताओ पहुँचे तो ये वाला जो संकेत हो गया कि नहीं होगा, तो इनको क्या बोला जाता है, सांकेतिक भाषा बोला जाता है। लेकिन अधिकतर व्यक्ति जो है इन दो को ही काम में लेते हैं। ये तो कहीं कहीं जगह इनको काम में लिया जाता है, और काम में इसलिए लेते हैं ताकि इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़े कि बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखे कि भाई आगे खतरा है और आप यही रुकिए। इतना बड़ा लिखेंगे ना तब तक तो वो पढ़ेगा नहीं और गाड़ी आगे ले जाएगा। इसलिए एक बत्ती के माध्यम से जल्द ही उसके विचार अपन तक पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक जो है आपको जानकारी मिली होगी कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, और वो क्या पूछेगा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे मुख्यतः 2 होते हैं और एक तीसरा अन्य प्रकार होता है। या आपको पूछ लिया भाषा के कितने रूप होते हैं या भाषा के रूपों के बारे में लिखिए, है ना, तो ये वाली चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की आपके शायद कोई तकलीफ नहीं होगी। अब बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, मिटा दूँ यहाँ से। चलो भाषा के प्रकार पढ़ लिया। अब देखिए प्रकारों का नाम पढ़ने से क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे कि उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके उदाहरण पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ एग्जाम में पूछ लिया कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, या मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। क्योंकि छोटे छोटे जो 2-2 नंबर के जो प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाएगा वो किसी भी प्रकार का भाषा में से पूछ सकता है, व्याकरण में से पूछ सकता है और लिपि में से पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कौन से की बात करेंगे जी, यहाँ पर बात करेंगे मौखिक भाषा की। कौन से की बात करेंगे, मौखिक भाषा की बात करेंगे। ये लीजिए आपकी मौखिक भाषा। अब देखिए ज़्यादा कोई इसमें लंबा चौड़ा ऐसा नहीं है कि भाई अब इसको लगातार रटना पड़ेगा, रटने की कोई चीज़ नहीं है आवश्यकता। इसमें सीधा सीधा अपन ये ध्यान रखेंगे कि अपने मन में जो भाव विचार आया उस विचार को हम बोलकर प्रकट कर देंगे और उसे ही क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। तो ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा आपको कि मौखिक भाषा क्या होती है। तो मैंने लिखा व्यक्ति, यदि आपको भाषा की परिभाषा याद हो गई ना तो मौखिक और लिखित की है स्वतः याद हो जाएगी, क्योंकि आप बोल कर देना और इसमें उसमें लिख कर देना। तो व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है जी, बोलकर प्रकट करता है।
किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, जैसा आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई सा भी आपको प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट में डाल के आसानी से प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि अगली कक्षा में आपको वो वाला प्रश्न का उत्तर है वो आपको मिल जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? मौखिक भाषा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहते हैं। देखो भले ही पहले वाला देखो भाषा और व्याकरण लिपि थोड़ी परिभाषा पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब चलेंगे ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पद, परिचय पढ़ेंगे तो उनके लिए इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि वो है अपन को अंगुलियों पे याद हो जाएगा, जल्द ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो अपन ने ले लिया मौखिक भाषा की क्या हो गई जी? परिभाषा हो गई। और परिभाषा अपन ने लिख दिया तो साथ साथ में उदाहरण भी तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब बताओ मैं यहाँ पर उदाहरण लिखूंगा, एक उदाहरण से ही आपको समझ आना है कि मौखिक भाषा का उदाहरण क्या है, मौखिक भाषा वास्तव में किससे कहते हैं। चलो यहाँ पर मैंने लिखा, और दादी माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई। दादी माँ ने बच्चों को क्या सुनाई? कहानी सुनाई। अब देखिए यहाँ पर सुनाने का कार्य कर रही है, तो सुनाने का मतलब है कि बोलकर प्रकट कर रही है। दादी माँ जो है अपने विचारों को बोलकर, और किन के सामने रखा? बच्चों के सामने रखा। बताओ दादी माँ का जो विचार व्यक्त किया और दादी माँ की जो अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार की अभिव्यक्ति हो गई? मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। तो वो क्या हो गई? आपकी मौखिक भाषा हो गई। ऐसे भी और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो रेडियो पर मोदी जी ने भाषण दिया। अब बताओ मोदी जी अपने विचारों को है किस प्रकार प्रकट किया? लिखकर प्रकट किया या बोलकर प्रकट किया? तो आपका उत्तर होगा बोलकर प्रकट किया। और जहाँ बोलकर प्रकट कर रहे हैं वहाँ कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। यहाँ तक शायद आपके किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा, वो आपका कौन सा हो गया जी? लिखित भाषा। कौन सा हो गया? लिखित भाषा हो गया। ये मैंने लिख दिया आपका लिखित भाषा। और यहाँ पर जो चिन्हों का प्रयोग है, और मैं वहाँ पर जो है दूसरे चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि अपन क्या है जल्दीबाजी के चक्कर में और चिन्हों का प्रयोग है वो उचित ढंग से नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो वाला चिन्ह काम में ले रहे थे, वो तो निर्देशक चिन्ह था। कौन सा चिन्ह था? निर्देशक चिन्ह था। अपन केवल निर्देशित कर रहे थे। कौन सा था जी? निर्देशक चिन्ह। और ये वाला जो मैंने चिन्ह लगाया है, और ये वाला चिन्ह कौन सा हो गया आपका? विवरण चिन्ह हो गया। कौन सा हो गया जी? विवरण चिन्ह हो गया। चलो मैंने यहाँ पर बना दिया विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पर मौखिक भाषा का मैं विवरण दे रहा हूँ। मौखिक भाषा क्या है, किसे कहते हैं? मैंने इसका विवरण दिया तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया? इसका प्रयोग किया, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। तो कोई तकलीफ नहीं है आपके। मिटा दूँ क्या? चलो मिटा देता हूँ। अब हो गई आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा हम किसे कहेंगे? तो देखिए ये वाली सेम परिभाषा लिख देंगे, और इस परिभाषा में जहाँ बोलकर है वहाँ पर क्या कर देंगे? लिख कर प्रकट कर देंगे। तो कोई तकलीफ नहीं है ये वाली, क्योंकि मैंने बताया था आपको यदि भाषा की परिभाषा याद है तो आपको मौखिक और लिखित भाषा की परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि कोई चीज़ रटने से नहीं होता है ना। पहले के समय में अपन को कहते हैं जब छोटी क्लासों में थे कि जो गणित है उसको तो है समझा जाता है, हिंदी है उसको रटा जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ है रटने से कैसे याद हो सकती है। हिंदी व्याकरण जो है कितनी लंबी चौड़ी है, रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती। हर चीज़ को अपन को समझना पड़ता है ना। और यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपके। चलो अपन लिखते हैं इसकी परिभाषा। व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? लिखकर प्रकट करता है। लिखकर प्रकट करता है, उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे।
उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। मेरी लिखावट समझ में आ रही होगी आपको, है ना? आराम से लिखावट समझ में नहीं आ रही है, अच्छी लिखावट है, खराब लिखावट है, उसके बारे में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं है आराम से और भी सुधार करके आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला चीज़ है, जैसे दादी माँ है, पढ़ी लिखी है, साक्षर है, जैसे अक्षरों का ज्ञान है, तो क्या लिखेगी कि मान लो यहाँ पर लिख दिया कि दादी माँ ने है बच्चों के लिए क्या लिखा? पत्र लिखा। इसका मतलब है कि वो अपने विचारों को है उस पत्र में लिखकर और उस पत्र के माध्यम से और कहाँ तक पहुँचाएगी? उन बच्चों के पास पहुँचाएगी। तो दादी माँ का जो तरीका इसमें हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जी? लिखित भाषा का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे उदाहरण, और मैंने उदाहरण क्या लिखा? दादी माँ ने जो बच्चों को कहानी सुनाई ना, तो ये का ये ले लूँ ताकि समझ में आ जाए। दादी माँ ने बच्चों के लिए पत्र लिखा, या इस कहानी को लिखा, ताकि बच्चे उस कहानी को पढ़ेंगे और दादी माँ के विचार है और वो क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे, उन तक पहुँच जाएगा। अब सेम का सेम ये वाला, जैसे मान लो मोदी जी है भाषण रेडियो पर ना देकर, और मोदी जी क्या है अपना भाषण है और वो किस में लिख रहे हैं? एक कागज में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा दूसरा, मोदी जी कागज में भाषण लिख रहे हैं। यदि कोई बड़ा हो जिसको इज्जत देता है उसके लिए भी अपन यहाँ पर जो है बिंदी का प्रयोग करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जिसको आदर दे रहे, आदर पूर्वक जो वाक्य होते हैं और उनमें क्या लिखते हैं अपन? यहाँ पर जो बिंदी लगा देते हैं के ऊपर, है ना? उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं, भले ही वो एक वचन हो लेकिन वहाँ पर बिंदी लग जाती है। तो आप देखो, क्योंकि साथ साथ में यदि आपसे नहीं लिखा जा रहा है तो आप क्या करते हैं? इसका स्क्रीनशॉट लेके और आराम से जो है बाद में आसानी से उसमें नोट्स बना सकते हैं। अब दो भाषाएं हो गई। मुख्य भाषा के बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली, लेकिन एक अन्य भाषा का जब नाम भी ले लिया तो उस भाषा के बारे में पढ़ेंगे, सही ना? तो उस भाषा के बारे में भी हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मिटा दो ना इसको, चलो मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया जी। क्योंकि देखो आपका जो टॉपिक है यदि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये भाषा, व्याकरण, लिपि सर क्या पढ़ा रहे हैं। और यदि पढ़ा हुआ है किसी का तो उनको तो शायद मज़ा आ रहा होगा, है ना? लेकिन ये ध्यान रखो आप कि कोई सी भी चीज़ नहीं पढ़ी होती है उसको पढ़ना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो आगे भविष्य में वो चीज़ है अपने लिए बहुत बड़ी बाधा बनकर है और क्या आ जाएगी? सामने आ जाएगी। तो उसका ज्ञान होना अपन को ज़रूरी है। ज्ञान नहीं है ना तो फिर तकलीफ हो जाएगी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको पूछ लिया, जैसे मान लो आगे टॉपिक आएगा पद परिचय। क्या आएगा? पद परिचय आएगा। और आपको मैंने ये पूछ लिया, बताओ पद होता है क्या है? तो लड़कों के लिए समस्या हो गई कि मैं उत्तर क्या दूं? भाई मैंने शब्द तो पढ़ा है लेकिन ये पद क्या है? तो लड़के इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, है ना? तो आप ध्यान में रखना है कि वो चीज़ में व्याकरण में, भाषा में, लिपि के अंदर है, हर एक चीज़ को यहाँ पर मैं जानकारी अवगत कराऊंगा, ताकि आपको पता रहेगा कि ये शब्द, पद, वाक्य, वाक्यांश, ध्वनि, वर्ण, ये चीज़ होती क्या है। इन चीज़ों के बारे में सारी जानकारी है आप तक पहुँचाऊँगा, है ना? इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक है, क्योंकि 2 नंबर का भी है, साथ साथ में काम का भी है। आगे बड़े बड़े जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप शामिल होंगे तो वहाँ पर भी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। चलो अब पढ़ेंगे तीसरा, कौन सा हो गया जी आपका? सांकेतिक भाषा। कौन सा हो गया? सांकेतिक भाषा हो गया। सांकेतिक भाषा हो गया। अब सांकेतिक भाषा की परिभाषा क्या होगी? इसमें व्यक्ति ना तो बोलकर और ना ही लिखकर अपने विचारों को प्रकट करेगा, बल्कि कैसे प्रकट करेगा? विभिन्न प्रकार के जो संकेत चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करेगा। कोई भी बच्चा है बदमाशी कर रहा है और अपन आंखें निकाल दिए, क्या कर रहा है? अपन बोले नहीं, केवल आंखें निकाल दी। बच्चा अपन को देखा और देखते ही वो समझ गया कि भाई गुस्सा कर रहे हैं,
और पिटाई हो सकती है। इसलिए वो अपने विचारों को समझा और वहाँ पर कौन सी भाषा हो गई, सांकेतिक भाषा। मैंने अंगुली से हिला दिया, आपने कहा कि सर जी है आप जो टॉपिक ये मत पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ। मैंने कहा नहीं, पहले ये पढ़ाएंगे। मैंने इतनी सी अंगुली हिला दी, इसका मतलब आप समझ गए कि ये वाला जो टॉपिक है आप कह रहे वो नहीं पढ़ाएंगे, अंगुली हिला दी। एक आपने मुहावरा सुना होगा, अंगूठा दिखाना। किसी भी चीज़ के लिए है स्पष्ट इनकार कर देना, मना कर देना, वो क्या कहलाता है आपका, ये सांकेतिक भाषा के हो गए। तो विभिन्न शरीर के अंग हो गए, विभिन्न रंग हो गए, विभिन्न ध्वनियों द्वारा संकेत हो गए। उन सारे संकेतों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब देखो सांकेतिक जो भाषा है वो क्या होती है, हम बोलेंगे यहाँ पर व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को विभिन्न संकेत चिन्हों, विभिन्न संकेत चिन्हों के माध्यम से प्रकट करता है, उसे क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा कहेंगे। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलो यहाँ पर भी आपके कोई शायद तकलीफ नहीं होगी, समझ में आया होगा कि सांकेतिक भाषा क्या होती है। व्यक्ति जब अपने मन में किसी प्रकार का कोई भाव विचार आएगा और उसको ना तो बोलकर प्रकट करेगा और ना ही लिखकर प्रकट करेगा, बल्कि कैसे प्रकट करेगा, वो अपने मन के भाव और विचारों को विभिन्न संकेत चिन्हों के माध्यम से प्रकट करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से संकेत है। आपने ये समझ लिया कि यार शरीर के अंगों द्वारा तो संकेत सर ने बता दिया और रंगों के संकेत भी सर ने पीछे बता दिया। अब जो है तीसरा ध्वनियों वाला संकेत क्या हो गया। ध्वनियों के भी तो संकेत होते हैं, जैसे आप जो विद्यालय में पढ़ते हो और बेल बजी, बेल बजते ही आपको पता चल गया कि अब क्या करना है, अपन को खाना खाना है, तो उसका क्या है, अपन को पता चल गया। वो किसके माध्यम से पता चला, इस सांकेतिक भाषा के माध्यम से पता चला। तो यहाँ पर जो है हम उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, उदाहरण देखेंगे। चलो हमने उदाहरण लिया, सबसे पहला थोड़े से उदाहरण लंबे लेंगे ताकि आपके समझ में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि छोटा सा उदाहरण नहीं लेंगे, या थोड़ा सा बड़ा उदाहरण लेंगे ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया सबसे पहला, और विभिन्न शरीर के अंगों द्वारा संकेत, विभिन्न शरीर के अंगों द्वारा संकेत। अब मैंने पीछे बताया था कि शरीर के विभिन्न जो अंग है और उनके द्वारा हम क्या क्या संकेत करते हैं, क्योंकि हमने जो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में तो बोलकर किसी भी चीज़ के लिए हमने मना कर दिया कि भाई आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य नहीं करना है, ये चीज़ अपने कह दिया। लेकिन आप बताओ, जब ये सांकेतिक भाषा की जब बात आती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, शरीर के विभिन्न शरीर के अंगों को लेंगे, ध्वनियों को लेंगे और क्या लेंगे,